स्टेज पे एक डिफरेंट वाइब होती है। आप कह सकते हो ना मैं होश में हूँ ना मैं बेहोशी में हूँ। आ रही होती है वहां से पोजिंग की कि क्या पोज करना है और यहाँ पे पोज चल रहे होते हैं। तो फिर मतलब आपने कितना साल ऐसे नेचुरली ट्रेन किया? ओरल्स, स्पेसिफिक ओरल्स, टॉफी जिसको बोलते हैं। गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने टॉफी दी, एक खाई, 15 मिनट और वर्कआउट करो। लोगों को शायद दिल पे लगे या गलत है भाई, नेचुरली तुम स्टेज पे चढ़ के सिर्फ अपनी बेइज्जती करवा सकते हो और कुछ नहीं है। जैसे आजकल ना बहुत बड़ी बड़ी फेडरेशंस वगैरह है जो ना नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन भी कराते हैं। जैसे अभी एचएसएफ होने वाला है। जितने भी ये चीजें होती हैं इंजेक्टेबल या ओरल, इनकी एक हाफ लाइफ होती है। दिन पहले मैं आपका साइकिल बंद कर दूंगा और शॉर्ट ईस्टर्स रखूंगा उसमें। शॉर्ट ईस्टर्स से क्या होता है कि वो 2 से 3 दिन में बॉडी से बाहर है। लाइक 98% चांसेस की आपकी टेस्टिंग में वो आएगा नहीं। आजकल ना काफी कॉमन हो गया है बच्चों के लिए, मतलब कि लोग यूट्यूब पे देख के कुछ भी ले लेते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा जो ये चीजें यूज कर रहे हैं, इतने प्रोफेशनल हो चुके हैं कि वो खुद को इंजेक्ट कर रहे हैं। अगर इंसान खुद को इंजेक्शन लगा रहा है तो मेरे हिसाब से 5-6 महीने से तो वो लगा ही रहा है। जो बॉडी में फ्री और टोटल टेस्टोस्टेरोन है वही अपनी पीक नहीं पकड़ पाया। तुम एक्सोजेनस दे रहे हो बाहर से। तो हम देखते हैं जैसे कि ओलंपियन गेम्स हो गए, जैसे अभी नीरज चोपड़ा जी ने पाला मारा था। उसके बाद उनको हर एक गवर्नमेंट ने हर एक जगह से, किसी ने 2 करोड़, किसी ने 4 करोड़, किसी ने कुछ। बॉडी बिल्डर की अगर हम साइड चले जाएं, वो अपना शरीर तो मारता ही है, अपना स्वाद, शरीर, रॉइड्स अलग अलग तरीके के लेके अपनी बॉडी को अंदर से खत्म कर देता है, खोखला हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट नहीं मिलता हम। क्योंकि सो हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका कावा टॉक्स के एपिसोड नंबर 3 में। आज फिर से हमारे साथ है अमित सफाया, और आज हम फिर से बॉडी बिल्डिंग के ऊपर टॉपिक उठा के आए हैं। तो आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं। प्यास सिंह गाई। कैसे हो शाहीन भैया? बढ़िया भैया, आप तो बस बढ़िया बढ़िया। तो शाहीन भैया, आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ही हमने अनस्क्रिप्टेड और ऐसे रॉ रखा है कि मतलब हम जो मन में आएगा हम पूछेंगे आपसे, बड़े भाई की तरह। तो शाहीन भैया, जैसे आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते हो, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग आप मतलब आपने हर एक चीज़ अभी की एज में आपने सब कुछ देख लिया है कि कैसा फील होता है स्टेज पे चढ़ने में, क्या एम्बियंस होती है वहाँ की। तो कैसा एक्सपीरियंस होता है स्टेज पे चढ़ के, क्या होता है वहाँ पे सब कुछ? स्टेज पे एक डिफरेंट वाइब होती है। लाइक आप कह सकते हो ना मैं होश में हूँ ना मैं बेहोशी में हूँ। बस वहां पे होता है कि 100% देना है अपना। लेकिन अगर बोलो कि आपको होश है, आवाज आ रही होती है वहां से पोजिंग की कि क्या पोज करना है और यहाँ पे पोज चल रहे होते हैं। बाकी कुछ नहीं पता चलता कि क्या है, क्यों है, कैसे करना है। हाँ, जब वो सब कुछ हो जाता है उसके बाद पता लगता अच्छा मैं इतना अच्छा था कि मुझे मेडल पड़ रहा है। तब तो कोई चीज एक्सपेक्टेड नहीं होती कि मेरे को, मतलब लोगों का होता है कि लोग स्टेज से पहले सोच लेते हैं कि हमको मेडल पड़ जाएगा या कुछ है। एंड में कुछ होता है या नहीं होता तो लक पे डिपेंड करता है। मेरा कि मैं सोचता नहीं उस चीज के बारे में। 100% दो अपना। प्लेस पड़ी ठीक है, नहीं पड़ी। और सबसे बड़ी बात कि स्टेज पे मैं अपने आप को सबसे अंडररेटेड लग के चलता हूँ। बाकी सब मुझसे तगड़े हैं, मुझे इनसे तगड़ा दिखना। अब कैसे दिखना है, पोजिंग करो दबा के अच्छी, तो वो चीज कहीं ना कहीं काम आती है स्टेज पे। चरण भैया, तो जैसे कि हम होता है शो कि हम जाए बॉडी बिल्डिंग करें, बट हमारा ऐसा नहीं था कि पहले से कि हम प्रोफेशनल करेंगे इस चीज़ में। तो आपको कब ये रियलाइज हुआ कि मैं इसमें प्रोफेशनल कर सकता हूँ, इसमें मैं अपना करियर बना सकता हूँ? अगर ऐसे बात की जाए तो आज से लाइक 14-14.5 साल पहले मैं पहली बार जिम में मैंने कदम रखा था। तो उस टाइम तो सिर्फ ये था, स्किनी था मैं, जस्ट लाइक नॉर्मल लोग दो ही है, या फैटी है या स्किनी है। तो मैं स्किनी था, बहुत स्किनी था। तो उस टाइम था कि हाँ थोड़े से कपड़े पहनूं तो अच्छे लगे। अब वहां से तब तो बेसिक नॉलेज भी नहीं होती थी कि कैसे और कब होगा। घर का खाना 2 केले और 2 अंडे, बाकी सिर्फ घर का खाना। तो लगता था इसमें बॉडी बन जाएगी, बट ऐसा था नहीं एक्चुअली में। बॉडी बनानी हो तो बहुत खर्चा लगता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता 12th, देन उसके बाद जब मैं अपना ग्रेजुएशन करने के लिए बाहर गया, बीटेक करने के लिए, तो वहां पे जिम था, एक गोल्ड जिम चंडीगढ़ में। तो वहां पे मैंने एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर को देखा था। उनका नाम था अनिल शर्मा। मे बी लोग जानते होंगे या नहीं, इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बट फिजिक बहुत अच्छी थी उनकी और प्रोफेशनली कम्पीट करते थे। उनको देख के मुझे हुआ कि यार नहीं, चलो एक बार स्टेज पे तो चढ़ेंगे। तो फिर वहां से सबसे पहले मैंने एज ए पावर लिफ्टिंग स्टार्ट की। 6 साल मैंने पावर लिफ्टिंग की है। देन उसके बाद डिग्री होगी, मास्टर्स वगैरह होगी। देन दोबारा जम्मू में आए तो यहाँ पे सोचा चलो अब स्विच करते हैं बॉडी बिल्डिंग में। तो फिर वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। प्रेप करते 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 अब इस पॉइंट पे आगे खड़े हैं कि हाँ लोग कह सकते हैं कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है। कि आपकी कितनी एज है लगभग ऐसे? अभी मेरी 25। 25। और कितने आपने मेडल वगैरह इतने में ही, और क्या क्या कर दिया अभी तक आपने?
पावर लिफ्टिंग की बात की जाए तो 6 साल मैंने पावर लिफ्टिंग जब की थी तो मेरे पास अराउंड 26 मेडल्स पड़े हैं 26 और उनमें से नॉट इवन सिंगल सिल्वर और ब्रॉन्ज, सब गोल्ड है। सब गोल्ड। हाँ, तो अगर पूछूं मैं कि थोड़ा पर्सनल है कि कितने पीआरस वगैरह उस समय आपके कितने लगाते थे वेट्स वगैरह? एंड स्क्वाट मेरा था 212 केजी का, आई थिंक, मतलब ये 212 215 के बीच में था। और बेंच मैंने लास्ट मारा हुआ है 160 का। वो तो होता है। तब आप किस कैटेगरी में खेलते थे उस समय? मैं खेलता था उस टाइम 80 अबव में। अच्छा अच्छा। तो फिर मतलब आपने कितना साल ऐसे मतलब कि एक नेचुरली ट्रेन किया, और फिर हमको पता है कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में क्या होता है, वो तो सबको पता ही है। तो फिर स्विच आपने कितने सालों के बाद फिर आपने इसमें किया था? फिर आपने सोचा पूरा प्रोफेशनल ही करना है? अगर प्रॉपर नेचुरली देखा जाए कि जब से जिम शुरू की, पहली बार जिम में कदम रखा, तो 5 3 8 आज 14 साल हो गए, तो कम से कम 8.5 9 साल में नेचुरल रहा हूँ। देन उसके बाद भी उतना हाई रेंज में नहीं जा सकते। ओरल्स, स्पेसिफिक ओरल्स, टॉफी जिसको बोलते हैं आजकल आजकल टॉफियां तो ये हो गई है, दूसरी टॉफी को टॉफी मानता नहीं है। तो जिम्स में टॉफी के नाम से चलती है चीज। गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने टॉफी दी, एक खाई, 15 मिनट और वर्कआउट करो। तो अ, बाकी टाइम फिर उसके बाद जब प्रोफेशनली इस चीज में आना था, तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपको स्टेज पे एक अपनी बॉडी रिप्रेजेंट करनी है तो आप ये इस तरीके से नहीं कहते मैं नेचुरल चढ़ूंगा। अगर सीधी बात करूंगा, ये लोगों को शायद दिल पे लगे या गलत है, भाई नेचुरली तुम स्टेज पे चढ़ के सिर्फ अपनी बेइज्जती करवा सकते हो और कुछ नहीं है। अगर तुमको कुछ अचीव करना, हाँ, तुमको अगर ऐसे मतलब ऐसे ही मजे के लिए चढ़ रहे हो, जस्ट देखने के लिए कि कैसी फीलिंग होती है, वो चीज अलग है, क्योंकि तुमने कोई एक्सपेक्ट ही नहीं की है कोई चीज। तुमको पता कि हाँ मैं पहले या दूसरे राउंड में बाहर हो जाऊंगा, तो बस एक स्टेज फेयर निकालने के लिए तुम चढ़ रहे हो। लेकिन अगर तुम बोल रहे हो कि मेरे को एक लेवल अचीव करना है, कुछ बनना है, और तुम बोल रहे हो कि मेरे को नेचुरल करना है, ये एनहेंस्ड कॉम्पिटिशन्स में जहाँ पे तुम्हारी कैटेगरी में तुम्हारे साथ 25 लड़के खड़े होंगे, तुम एक नेचुरल होगे, बाकी 24 जो हैं वो एनहेंस्ड होंगे, तो भाई ये चीज थोड़ी। लेकिन नेचुरल और अननेचुरल से मेरे को एक और चीज़ आ रही है, जैसे आजकल ना बहुत बड़ी बड़ी फेडरेशंस वगैरह है जो ना नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन भी कराते हैं, जैसे अभी एचएसएफ होने वाला है। तो है कि देखो, ये मिथ बहुत से लोगों को है कि नेचुरल फेडरेशंस, किसी फेडरेशन को मैं बदनाम नहीं करना चाह रहा, जस्ट एक छोटी सी बात समझाऊंगा, थोड़ी साइंटिफिक है, कि जितने भी ये चीजें होती हैं इंजेक्टेबल या ओरल, इनकी एक हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ एंड फुल लाइफ। सपोज करो कि मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास टारगेट है, नेचुरल कंपटीशन है, 4 महीने के बाद है, मैं आज आपका साइकिल शुरू करूंगा, कंपटीशन के लाइक 15 या 10 दिन पहले मैं आपका साइकिल बंद कर दूंगा और शॉर्ट ईस्टर्स रखूंगा उसमें। शॉर्ट ईस्टर्स से क्या होता है कि वो 2 से 3 दिन में बॉडी से बाहर हो जाते हैं, उनको पकड़ा नहीं जा सकता। अच्छा। सॉल्ट्स भी ऐसे यूज करूंगा जिनके ऊपर पूरी स्टडीज हैं कि ये पकड़े नहीं जाएंगे। देन वो 10 दिन में आपको डालूंगा लास्ट के 7 दिन तक ओरल्स पे। उसके बाद जो लास्ट के 3 दिन है मैं आपको बिल्कुल क्लीन रखूंगा, डाइट डाइट पे रखूंगा, अमाइनोस पे रखूंगा, इंजेक्टेबल फॉर्म्स जो आती है अमाइनोस की, तो बॉडी 2 3 दिन में कहीं नहीं जाती। और जो ईस्टर है, मे बी अगर आपको उस टाइम डोप टेस्टिंग हो भी गई, देर आर लाइक 98% चांसेस कि आपकी टेस्टिंग में वो आएगा नहीं। अच्छा। 2% कोई रेयर केस हो भी सकता है, मे बी मैंने बोला हो फिर भी बंदा शॉट लगा के बैठ गया। तो नेचुरल भूल जाओ। आप कैसे एक बोल सकते हो कि मैं वो कंडीशनिंग लेके आऊंगा स्टेज पे, जो सब कॉन्टिन्यूस लेयर में जो फैट और जो विस्कस फैट एंड जो वाटर की लेयर होती है, आप नेचुरली कैसे निकाल पाओगे? जो एक ड्रॉइड यूज कर रहा है बंदा, उसको भी निकालने में नानी याद आ जाती है, पर अब बोल रहे मैं नेचुरली वो चीज निकालूंगा। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग मिथ है। लास्ट ईयर में स्टार्ट किया था बॉडी बिल्डिंग उन सब में। तो कुछ टाइम के बाद मुझे छूट गया था, वो कुछ बीमार पड़ गया था, छूट गया था। तो वापस मोटिवेशन नहीं आ पाती करने की, जैसे पहले से होता है कि मैं उठा नहीं पा रहा, फिर करते 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 उठा लेता बंदा, फिर जब वापस से वही सीन स्टार्ट हो जाता है तो स्ट्रेंथ नहीं वापस मिलती, तो बंदे बोलता है कि क्या फायदा, मैं करूंगा फिर छूट जाएगा, फिर वो हो जाएगा। तो आपके साथ कभी हुआ है ऐसा वैसे आपके साथ? हाँ, मेरे साथ हुआ है। कि मोटिवेटेड और कंसिस्टेंट कैसे रहे इस फील्ड के अंदर? देखो, कोई इंसान आपको मोटिवेशन किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए दे सकता है। आप बोलो कि आप उस इंसान को देख के 20 साल 25 साल 50 साल तक मोटिवेटेड रहोगे, तो ऐसा नहीं। या आप अलग अलग इंसानों को देख के, या डोरिन येट्स, अर्नोल्ड, फिल हीथ, बिग रैमी, ये इन सबको देख के आप बोलो कि हम मोटिवेटेड रहे, नहीं हो सकता।
मोटिवेशन आपको अंदर से लानी पड़ेगी। सबसे पहले तो डिसिप्लिन क्रिएट करो, इसको नेसेसिटी पे तुम बनाओ अपनी, इसको वांट मत बनाओ कि हाँ मैं चाहता हूँ, नेसेसिटी बना लो ना। लोग बोलते हैं कि मैं अच्छा अब डाइट क्यों खाते हो, जी मैं चाहता हूँ ऐसी बॉडी बनाना। और डाइट क्यों खाते हो, इसलिए खाता हूँ एक दिन मेरी बॉडी ऐसी बनेगी, मैं चाहता हूँ बनेगी बन जाए। और एक वो बंदा बोला कि मेरे को पता है बनेगी इसलिए मैं खा रहा हूँ, उसका फोकस है ना, उसको पता है मैं बना के छोड़ूंगा। और दूसरा कह रहा है कि यार बन जाए इसलिए खा रहा हूँ, उसको फोकस नहीं है, उसको पता नहीं, मे बी वो छोड़ भी दे। इसको नेसेसिटी बनाओ अपनी। तो शाइन भैया इससे ही मेरे दिमाग में ना एक और चीज़ आ रही है, मतलब मैं भी, मेरे से भी काफ़ी सारे बंदे ऐसे थोड़े बहुत पूछते रहते हैं चीज़ों के बारे में, और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है और नोटिस किया लोगों के अंदर, लोग ना, जो लोग भी डिमोटिवेट और कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, उनका एक रीज़न होता है, मेन रीज़न, कि वो बहुत समय से जिम कर रहे हैं, उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो एक अगर नॉर्मली एक बिगनर जिम स्टार्ट कर रहा है, तो क्या एक ऐसी गलतियां कर रहा है वो, या फिर क्या कह सकते हैं कि उसकी बॉडी नहीं बन पा रही है? कंसिडर करके चलते हैं कि एक बिगिनर है, फर्स्ट डे है उसका जिम में, उसने, चलो हम ये भी मान लेते हैं कि हाँ वो डाइट खा रहा है, हमने उसको डाइट प्लान दे दिया एंड वो फॉलो कर रहा है, हफ्ता 10 दिन 20 दिन लगा के वो उस प्रॉपर डाइट प्लान पे आ गया। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि पहले दिन पे आप वो डाइट खाओगे आपका पेट खराब हो जाएगा। 20-25 दिन महीना लगा के वो उस डाइट पे भी आ गया, फिर भी उसको रिजल्ट्स नहीं आ रहे। नंबर 1 उसकी फॉर्म, ब्रीद इन ब्रीद आउट करने की टेक्निक। दूसरी चीज कंपाउंड लिफ्टिंग ना करना, जो कि मैं मानता हूँ कि पावर लिफ्टिंग जो है ना वो मदर ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस। बॉडी बिल्डिंग जो है पावर लिफ्टिंग से ही निकली है, फ्रेम जो है वो पावर लिफ्टिंग क्या है, कंपाउंड एक्सरसाइजेस, हैवी, मैक्सिमम लोड उठाना, हाइपोट्रोफी, ये चीजें। इसको भूलते जा रहे हैं, फैंसी स्टफ पे जा रहे हैं लोग। फैंसी पे क्या है, हाँ लोग करते हैं फैंसी स्टफ, जो एडवांस है वो करें, इंटरमीडिएट मेरे हिसाब से ना करें, बिगिनर तो बिल्कुल ही मत करें। उनको पता है उनका माइंड मसल कनेक्शन बना है, तुमने अभी बनाना है, उनकी मसल डेवलपमेंट वैसी है, उनको स्पेसिफिक एरिया पे ही काम करना है, इसलिए वो एक्सरसाइजेस लगा रहे हैं। तुम लोगों को पूरी बॉडी पे काम करना है, और तुम मतलब वो उनको यूट्यूब पे देख के या कहीं पे भी देख के तुम फैंसी स्टफ लगा रहे हो, ना तुम्हारा माइंड मसल कनेक्शन बन रहा है ना कुछ, और टाइम वेस्ट करो उल्टा वो अलग से। बेसिक्स से जुड़ो, बेसिक ही बनाती है बॉडी, बेसिक स्टफ बॉडी बिल्डिंग में एसेंशियल है। फैंसी सबसे कुछ नहीं होने वाला, कुछ चीजें हैं जो न्यूली ऐड हुई हैं उनको ऐड करो। अब ये बोलोगे कि बिल्कुल मतलब फैंसी वही करनी है वर्कआउट टेक्निक्स, जो पता भी नहीं है, साला लोड पड़कर रहा है, बैक की एक्सरसाइज है तो एब्डोमिनल पे लोड पड़ रहा है। इन शॉर्ट, अपनी जो जो भी हम वर्कआउट कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, उसको परफेक्ट करो और टेक्निक और फॉर्म के साथ परफॉर्म करो। ब्रीद इन ब्रीद आउट अभी के टाइम पे लोगों को मेरे हिसाब से, जिसको नहीं आता उसको तो आता नहीं, जो जिनको आता है वो भूल गए हैं। ब्रीद आउट कब करना है, ब्रीद इन कब करना है, बहुत इफेक्टिव चीज है भाई, बहुत इफेक्टिव। थोड़ा बता दो इसके ऊपर अगर कोई देख रहा है। जब आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कोई भी आपका मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो आपको ब्रीद आउट करना है। सपोज मैं बेंच प्रेस लगा रहा हूँ तो मेरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल का है वो ऊपर स्क्वीज पे, तो उस टाइम मैं ब्रीद आउट करूंगा। अब लाइक मैं रोइंग कर रहा हूँ, बारबल रोइंग कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा कॉन्ट्रैक्शन कब है, जब बार मेरी बॉडी के पास है। लैट पुल डाउन कर रहा हूँ, कब है, जब बार मेरी बॉडी के पास है। देन डंबल कर्ल कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ, जब डंबल मेरा बॉडी के पास है, पीक पे है। तो जहां पे आपको कॉन्ट्रैक्शन फील हो रही है, रिलैक्स मसल नहीं, जहां पे कॉन्ट्रैक्शन फील हो रही है, दबाव, वहां पे आप ब्रीद आउट करो, आपको और ज्यादा रिजल्ट आएगा और आपको और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील होगी। एक मैं थोड़ा सा ना वो वाला सवाल कर रहा हूँ, जो कि मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं, आपसे भी पूछते होंगे, कि अगर कोई बंदा है, उसने जिम स्टार्ट किया, हर एक चीज़ फॉलो कर रहा है, डाइट भी, ट्रेनिंग भी, हर एक चीज़ कर रहा है, तो अगर वो मोटा है तो उसको अपने रिजल्ट्स आने में कितना समय में, बॉडी कितना समय में बन सकती है उनकी, अगर वो हर एक चीज़ डिसिप्लिन भी लाएगा, कंसिस्टेंसी भी लाएगा? डिपेंड करता है गोल, फैटी बंदा है कितना फैटी है, कितना ओबेस है, कहाँ तक लाना है, एब्स चाहिए, फिट होना है। मेरे हिसाब से स्कीनी टू बल्क एंड फैटी टू फिट, एवरेज मान के चलूं तो मैं एक 10 महीने का टारगेट लेके चलता हूँ कि इसमें अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन। अब ये नहीं हो सकता 50 किलो का बंदा 100 किलो का मसल उठा दूंगा उसका, बट बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो फिट जिसको बोलते हैं, वो 9 से 10 महीने में इंसान बन जाता है, प्रॉपर टेक्निक के साथ, प्रॉपर वर्कआउट के साथ, डाइट के साथ, सप्लीमेंटेशंस भी कुछ किसी किसी केस में ऐड करनी पड़ती हैं। तो वो रॉइड्स पे चला जाए तो? देखो रॉइड ऐसी चीज है कि जो चीज आपकी 3 साल में बननी है
वो आपकी 8 महीने में बना देगा। जो चीज़ आपकी 8 महीने में बननी है वो 4 महीने में बना देगा। ऐसा कुछ नहीं है कि रॉइड सिर्फ रिकवरी फास्ट करता है, स्पीड अप करता है चीज़ को। आप बोलो कि कुछ नया कुछ बना देगा तो वैसा कुछ नहीं। जैसे बेसिकली कहीं-कहीं ये भी होता है कि जो बंदा फिटनेस जर्नी पे होता है, जो अपने को फिट करने में लगा होता है, वो कहीं न कहीं अपने आप को कंपेयर करता है दूसरों के साथ। तो उसमें कहीं ईगो की बात भी आ जाती है बीच में कि वो तभी रॉइड्स पे आ जाता है। तो रॉइड्स पे बात हो ही रही है तो मेरे मन में भी एक सवाल है कि आजकल ना काफ़ी कॉमन हो गया है बच्चों के लिए, मतलब कि 14-15 साल के बच्चों के लिए रॉइड्स लेना। आपने रॉइड्स लिए होंगे तो आपका कोच होगा उसमें, आपको गाइडेंस मिली होगी उसमें। तो पर आजकल इतना कॉमन हो चुका है कि ये कि लोग यूट्यूब पे देख के कुछ भी ले लेते हैं। तो उसमें आपको क्या लगता है, वो सही चीज़ है कि गलत चीज़ है? और उसके साइड इफ़ेक्ट क्या पड़ सकते हैं? ऑब्वियसली गलत चीज़ है। देखो स्टीरॉइड सबसे पहले डिस्कवर हुए थे फॉर लाइक ट्रीट करने के लिए किसी स्पेसिफिक डिजीज को, एनीमिया, मेल हाइपोगोनाडिज्म, इन चीज़ों को ट्रीट करने के लिए, आर्थराइटिस। अब उनके बेनिफिट्स ऐसे थे कि वो बॉडी बिल्डिंग में यूज करने लग गए लोग। देखो अगर वो किसी डिजीज को क्योर करने के लिए चीज बनी है तो हम उसको बुरा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो इंसान को ठीक करने के लिए डेवलप हुई है, कहीं ना कहीं उसका फायदा भी है। बात आ जाती है यूज और अब्यूज पे। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा कोच, नॉलेजेबल, जिसको पता है कि भाई ये चीज कितना नुकसान कर सकती है और कितना फायदा दे सकती है, कहाँ फायदा दे सकती है कहाँ नुकसान दे सकती है, तो वो होना बहुत जरूरी है। सेकंड थॉट्स में जैसे कि था कि आप बोल रहे थे कि नए बच्चे कर रहे हैं, ऑब्वियसली सही बात है। 14-15 साल के बच्चे हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखा जो ये चीजें यूज कर रहे हैं, और मतलब इतने प्रोफेशनल हो चुके हैं कि वो खुद को इंजेक्ट कर रहे हैं, खुद इंजेक्शन लगा रहे हैं अपने आप को। तो सोचो मतलब अगर इंसान खुद को इंजेक्शन लगा रहा है तो मेरे हिसाब से 5-6 महीने से तो वो लगा ही रहा होगा, इतनी जल्दी तो कोई बंदा खुद को इंजेक्शन लगा ही नहीं सकता। द थिंग इज कि कोच हायर करना नेसेसरी है, बट 14-15 साल में एक बिगिनर हो आप यार। अभी मतलब अगर ठीक है तुम 11 साल से भी वर्कआउट कर रहे हो यार, इतनी छोटी है अभी, तुम्हारा नेचुरल जो पोटेंशियल है वो ही नहीं आया पूरा। जो तुम्हारी बॉडी ने, टेस्टिकल्स ने नेचुरल टेस्टोस्टेरोन जो प्रोड्यूस करना है, जो बॉडी में फ्री और टोटल टेस्टोस्टेरोन है, वही अपनी पीक नहीं पकड़ पाया। तुम एक्सोजेनस दे रहे हो बाहर से, तुमको क्या एक्सपेक्ट करते हो कि तुम मतलब कहाँ जाके स्टैंड करोगे जब तुम उस चीज को छोड़ोगे। क्या कहते हैं ना, एक पेड़ जब उगता है तो फिर उसका फल खाने में मजा आता है। तुम मतलब एक पेड़ उग रहा है, इतना उगा है, अब तुम उसको खाद, वो क्या बोलते हैं, यूरिया वगैरह वो डाले जा रहे हो, वो बढ़ तो गया, लेकिन जब उसको वो चीज मिलना बंद हो जाएगी वो फ्रूट देगा। यहाँ का भी वही है, ठीक है। अब अगर हम अपनी बात करें, हमने ग्रोथ होने दी पहले अपनी पूरी, नेचुरल रहे, जिमिंग करो, फिर वही बात आ जाती है, कंपाउंड एक्सरसाइजेस डालो जिससे तुम्हारा और बूस्ट होगा, तुमको बेनिफिट मिलेगा, और 14-15-20 साल तक तो ये कह सकते हो कि रिजल्ट आना ही आना है। रिजल्ट तो आएगा ही आएगा 20 साल तक। उसके बाद जाके ये चीज है कि 20 भी नहीं, 22-23 साल के बाद जाके आप इस चीज को यूज करोगे, वो भी एक प्रोफेशनल गाइडेंस में, तो ये बेनिफिट देगी, और ओवर करोगे तो नुकसान ही देगी। तो एक चीज़ साथ में मैं ऐड करना चाहूँगा, शाइन भी एक प्रोफेशनल एथलीट एंड बॉडी बिल्डर है, ईसा सर्टिफाइड लेवल 3 ट्रेनर। अगर तुमको किसी भी तरह की रॉइड्स की नॉलेज या कुछ भी चाहिए, कि अगर तुमको पर्सनल कोच हायर करना है, तो ये हमारी यहाँ पे जिम है, जिस जिम में मैं भी पॉडकास्ट बना रहा हूँ, आरजी फिटनेस एंड स्पा। हम इतना रॉइड्स में डीप घुस ही रहे हैं क्योंकि मैंने कभी हमेशा से नेचुरल रहा हूँ, तो मेरी बहुत जिज्ञासा रहती है अंदर से ना, जानने की कि क्या एग्जैक्टली होता है। क्योंकि हर एक, जो आप भी जब स्टार्ट कर रहे होंगे तो आपको भी बहुत ऐसा हुआ होगा कि मेरे को पता चले कि क्या है, क्या चीज़ है। वैसे ही मेरी ऑडियंस है ना, जो एक स्पेसिफिक टाइप की बॉडी बिल्डिंग ऑडियंस, इनको बहुत अंदर से जिज्ञासा रहती है कि क्या चीज़ है, सही है नहीं है, कैसे करें कैसे नहीं करना है। तो जैसे कि एक 2-3 ऐसे रॉइड्स है जिनको एम्प और टर्मिंग, जो कि लोग ऐसे यूज़ करते हैं। ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्या चीज़ है, बट ऐसे सुना है मैंने। तो ऐसा मैं देख रहा हूँ कि आजकल ना बहुत ऐसे शॉर्ट्स पे आता रहता है, क्योंकि मैं ऐसा कंटेंट बहुत देखता हूँ, तो आता है कि लोग एम्प जो है खुद अपने आप को लगा रहे होते हैं, टर्मिन यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये क्या चीज़ है, और क्या इसका एडिक्शन वगैरह हो जाता है क्या? एक तरीके से ये भी परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। टर्मिन लाइफ सेविंग ड्रग है, एम्प जो है वो घोड़ों के लिए बना था, बूढ़ों के लिए? रेस हॉर्स होते हैं ना, रेस में जो भागते हैं, एम्प उनके लिए बना था। और टर्मिन बना है इंसानों के लिए, बट ये लाइफ सेविंग ड्रग है, ये हार्ट पेशेंट्स को दिया जाता है जब ट्राइकार्डिक एक अरेस्ट होता है हार्ट में, वो जब हो जाता है, हार्ट बंद कर देता है, मतलब इसलिए क्या करता है, वेसल्स को पतला करके ब्लड फ्लो एकदम से बढ़ा देता है कि हार्ट की पंपिंग शुरू हो जाए, मतलब दबा के पंप करता है वो, तो कि एम्प या टर्मिन? टर्मिन
कि वो दोबारा से हार्ट पंप होना शुरू हो जाए। अब जो एम्प है वो घोड़ों का है। अब वो घोड़े को लगा दिया बस, उसकी कैपेसिटी बढ़ गई भागने की, घोड़ा तो आगे भागता है, जब कैपेसिटी बढ़ गई वो तो फिर भगवान ही बन गया एक तरीके से। तो वो चीज अब देख लो कि जब आप एक ह्यूमन बॉडी पे डालोगे, रिजल्ट तो देगी, ऑब्वियस सी बात है, रिजल्ट तो देगी। जहां आप 5 किलो लगा रहे हो 25 लगाओगे, जहां 110 का पीआर है वहां 200 का पीआर बच जाएगा। एडिक्शन इसी वजह से है इस चीज का। जब नहीं लगा रहे हो, 5 लगा रहे थे, 2.5 भी नहीं बज रहा, और 110 का पीआर आ गया 80 पे, तो वो फिर मेंटली वो चीज बंदे को हिट करती रहती है, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं। ये वाले जो ड्रग्स है ये पावर लिफ्टर्स यूज करते होंगे स्पेसिफिकली। नहीं, ऐसा नहीं है। कटिंग फेज में जब एक बॉडी बिल्डर, जैसे मैं ही अपनी बात कर लूं, कि कटिंग फेज जब लास्ट के दिन होते हैं तो बॉडी में इतनी भी एनर्जी नहीं होती कि हम बेड से उठ के चल पाए। उस टाइम पे वर्कआउट कैसे लगाना, ये चीजें वहां पे भी यूज होती हैं। वही चीज आ जाती है ना, यूज ऑफ एवरीथिंग इज फॉर ए लाइक ए लिमिट इज गुड। अब्यूज करोगे तो फिर वही है, डेथ। मतलब इसमें बेसिकली ये है कि अगर घोड़ों के लिए आप बोल रहे हो ऐसा बना है, तो लॉन्ग टर्म पीरियड में ह्यूमंस के लिए तो मतलब ये फिर डेडली होगा। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डेडली है, बहुत ही ज्यादा डेडली है। हम जैसे देखते हैं कि बॉडी बिल्डिंग, आप इतने सालों से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, आपको 16 साल हो गए ना आपको? मेरे को अराउंड 15 साल के करीब। 15 साल हो गए। और मुझे भी अभी 5 साल से ऊपर ऊपर हो गए। तो एक चीज़ हम देखते हैं जैसे कि ओलंपियन गेम्स हो गए, जैसे अभी नीरज चोपड़ा जी ने भाला मारा था, उन्होंने बहुत साल ट्रेनिंग की, 8-10 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं वो। तो उनकी ट्रेनिंग को लेकर तो मैं गलत नहीं कुछ बोलूँगा, मतलब बहुत ही उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। बट उन्होंने एक भाला मारा, उसके बाद उनको हर एक गवर्नमेंट ने हर एक जगह से, किसी ने 2 करोड़, किसी ने 4 करोड़, किसी ने कुछ। और एक बॉडी बिल्डर की अगर हम साइड चले जाएं, वो अपना शरीर तो मारता ही है, अपना स्वाद, शरीर, रॉइड्स अलग अलग तरीके के लेके अपनी बॉडी को अंदर से ख़त्म कर देता है, खोखला हो जाता है। 20-20 साल ट्रेनिंग करता है, मेडल्स लाता है। लेकिन हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट नहीं मिलता हमको। इस चीज़ के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? आपको क्या फील होता है इस चीज़ को लेकर? ऐसा ना, मतलब एक मैंने वीडियो देखी थी, मैं स्पेसिफिकली किसी को टारगेट नहीं कर रहा, बट वहां पे इंसान, मतलब उस बंदे ने बोला था कि गवर्नमेंट इसलिए सपोर्ट नहीं करती क्योंकि इसमें स्टीरॉइड्स का यूज होता है। तो स्टीरॉइड यूज कर रहे हो तो वो हार्मफुल फॉर द बॉडी एंड ये वो चीजें हैं, तो गवर्नमेंट इसलिए सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि अगर सपोर्ट करेंगे तो आधी जनता मतलब इस चीज में लग जाएगी, स्टीरॉइड लगाएगी और स्टेज पे चढ़ेगी। तो मतलब ठीक है, कहीं ना कहीं वो बंदा ठीक बोल रहा है। मैं एक चीज मतलब सोचता हूँ कि हाँ ठीक है, जो ओलंपियन गेम्स होती हैं यहाँ पे सारे नेचुरल है। क्या मतलब ये डाइट खा के सिर्फ वहां पे ट्रेनिंग कर रहे हैं? क्या इनके वहां पे पेप्टाइड्स और ये नार्कोटिक्स, ये जो चीजें होती हैं, ये चीजें यूज नहीं हो रही? एक ह्यूमन एबिलिटी से ज्यादा पुश कर रहा है वो बंदा, कैसे कर रहा है? 10 साल से चाहे ट्रेनिंग कर रहा है, 20 साल से कर रहा है, बट कैसे कर रहा है? हाउ हाउ इट इज पॉसिबल? लाइक मैं बोल रहा हूँ कि एक लड़की है, लड़कियों में एस्ट्रोजन प्रोमिनेंट होता है, टेस्टोस्टेरोन कम होता है। एक लड़की अगर इतना मतलब ओलंपियन गेम्स में जब वो वेट लिफ्टिंग करती है, चाहे वो वेट लिफ्टिंग करती है, बट उसका जो स्ट्रक्चर है वो इतना मस्कुलर कैसे बन गया? स्ट्रॉन्ग तो अगर बॉडी में है नहीं तो मस्कुलर स्ट्रक्चर, नो डाउट पावर आ जाएगी, ठीक है, थोड़ी बल्की हो जाएगी, फैटी हो जाएगी, बट मस्कुलर स्ट्रक्चर, प्रॉपर पेट, कमर अंदर, आर्म्स अच्छी, थाई अच्छा, इवन मस्कुलर भी है, हाउ इट इज पॉसिबल भाई? तो वहां पे वो चीज आती है कि भाई वहां वो चीज छुपी हुई है तो उसको सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ ये चीज ओपन है तो इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा। अगर इस चीज को सपोर्ट मिले ना तो इंडिया इंडिया छोड़ के मैं सिर्फ जम्मू की बात करूँ ना, जम्मू में इतने अच्छे जेनेटिक्स वाले बच्चे हैं जो वर्ल्ड तक को रिप्रेजेंट करके गोल्ड मार सकते हैं, ओवरऑल तक ले सकते हैं। लेकिन वही है कि कहाँ से लाएंगे इतना पैसे? एक इंसान जब तैयारी करता है फॉर लाइक स्टेट कंपटीशन भी तैयारी करता है ना, 1.5 से 2 लाख रुपया उसका कहीं नहीं गया लगता है एक तैयारी में। और ये मैं 3 साढ़े 3 महीने की बात कर रहा हूँ। 3 साढ़े 3 महीने में 1.5 2 लाख रुपया अपने शरीर पे लगाना बहुत बड़ी बात होती है। और उसी चीज के लिए वो पूरे साल पैसे जोड़ता है, उस 3 महीने में लगाने के लिए ना, वो बाकी के 9 महीने पैसे जोड़ता है। थोड़ा तो थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहां से, ऐसे वैसे ऐसे वैसे कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा के काम करके कुछ ना कुछ वो पैसा जोड़ता है, क्योंकि वो 3 महीने में लगना है, यूज होना है। अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ तुम्हारा अगर इतना खर्चा हो रहा है, 60 हम देंगे या 50 हम देंगे, या मतलब कुछ भी, तुम अच्छे लेवल पे हमको रिप्रेजेंट करो, क्यों नहीं? बहुत अच्छा एथलीट निकलेगा यार।
कहीं न कहीं ये भी होता है कि जब तुम्हें सपोर्ट नहीं मिलता इस बॉडी बिल्डिंग के फेज़ में, तो कुछ लोग छोड़ भी देते हैं इसको कि ऐसे करियर वाइज़ तो इसमें कुछ होने वाला नहीं है, तो इसमें टाइम वेस्ट ही होना है। ये बहुत देखा है मैंने कि इसमें छोड़ देते हैं लोग। तो अगर इस चीज़ पे भी बात करें कि जो अपने यंगस्टर्स हैं वो मतलब बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पूरा दिन अगर देखें यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख लेते हैं, मतलब कि एक तरह का, जैसे हम बोलते हैं कि बॉडी बिल्डिंग को अपना पार्ट ऑफ लाइफ बनाओ, वो बॉडी बिल्डिंग को ही अपना लाइफ बना देते हैं, पूरा दिन इसी चीज़ के ऊपर देखेंगे करेंगे। तो अगर उनको हमको बताना हो कि बॉडी बिल्डिंग एज ए करियर क्या चीज़ है, क्योंकि आपने इस चीज़ को एज ए करियर लिया है, तो अगर वो करियर की तरह लेना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी, या फिर कैसा है इस चीज़ में? देखो भाई, स्ट्रगल बहुत है। ये तो भूल जाओ कि तुम बोलोगे कि एक कंपटीशन खेलूंगा, मैं फेमस हो जाऊंगा और मेरे को स्पॉन्सरशिप्स मिल जाएंगी, मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा आ जाएगा, मैं मर्सिडीज ले लूंगा, BMW ले लूंगा। बहुत स्ट्रगल है, मेहनत बहुत ज्यादा है। इवन कह लो मेहनत में तपस्या बहुत ज्यादा है। एक साधु की तरह जिंदगी जीनी पड़ेगी तुमको। बस ये साधु वेजिटेरियन होता है, हम हमारे में कुछ नॉन वेज भी हैं, वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर्स भी हैं, नॉन वेजिटेरियन हूँ। तो है तो तपस्या, वो भी जीभ का स्वाद मारना सबसे बड़ी तपस्या। कहते हैं जो जीभ का स्वाद मार लेता है वो आधी आधी दुनिया फतेह कर सकता है। तो लगे रहोगे तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि तुम अपने नीचे मर्सिडीज या BMW भी खड़ी करोगे। और लोगों ने की है, मैं अभी नाम नहीं लूंगा उनका, बट मुंबई में ऐसे लोग बैठे हैं, दिल्ली में ऐसे लोग बैठे हैं, इवन बेंगलोर में ऐसे लोग बैठे हैं, साउथ में ऐसे लोग बहुत बैठे हैं। जीरो से स्टार्ट किया था, अखबारें बेच के स्टार्ट किया था, और साइकिल पे दूध सप्लाई की, और आज मतलब इतने अच्छे नाउन जगह पे बैठे हैं कि लोग चाहते हैं उनसे मिलना, सिर्फ मिलना, एक फोटो खिंचवाना। तो एक तरीके से तुम सेलिब्रिटी बन सकते हो। बॉडी बिल्डिंग या फिर पावर लिफ्टिंग, मतलब कि अगर एज ए करियर लेना है तो क्या चीज़ हमको, किस चीज़ में ज़्यादा स्कोप है, जिसमें इंटरेस्ट हो वो चीज़ करनी चाहिए? बट कम से कम बिगिनर को मैं बोलूंगा 1 साल, चाहे पावर लिफ्टिंग के कंपटीशन ना खेलो, बट ट्रेन लाइक अ पावर लिफ्टर। स्टार्टिंग का जो 1 साल ट्रेन लाइक अ पावर लिफ्टर, क्यों? क्योंकि वो आपका बेस तैयार करेगा। कंपाउंड एक्सरसाइजेज में फिर वही बात कर रहा हूँ, कंपाउंड एक्सरसाइज की मैं बात बहुत बार कर रहा हूँ, इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इन्होंने बहुत फायदा दिया, कंपाउंड एक्सरसाइजेस में बहुत ज्यादा फायदा दिया। तो इसको अब ऐड करो, फैंसी स्टफ की तरफ मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। बेसिक से जुड़े रहो, रूट से जुड़े रहो। अर्नोल्ड ने भी बनाई थी, हम भी बना सकते हैं, मैंने भी बनाई है, तुम भी बना सकते हो, सब बना सकते हो। वही बेसिक चीज है, सिर्फ बेसिक, वही सब बेसिक, कुछ अलग नहीं। तो अब इसके बारे में बात हो ही रही है कि पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग में, तो क्या ये दोनों चीज़ें साथ में हो सकती है क्या? हो सकती है, पॉसिबल है। अगर आप बोलो कि आप अगर बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन की प्रेप पे हो, उस टाइम आपका अगर कोई पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन इन बिटवीन आ जाता है, हाई रिस्क ऑफ इंजरी, ठीक है, तो उस टाइम ना की जाए। जब वो जो आपका कटिंग फेस है, वो जो आपने बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन खेलना है, उसको प्रॉपर उसी में दो। बाकी का जो टाइम आपका है उसमें आप पावर लिफ्टिंग भी खेलो, कोई हर्ज नहीं है उसमें। तो आजकल हम बहुत सारी इंजरीज देखते हैं कि जैसे भी रिसेंटली मैंने भी एक वीडियो डाली थी कि बंदा बेंच प्रेस लगा रहा है, एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर था, ऐसा नहीं है कि बिगनर था। उसने प्रेस करते वक्त नीचे लाया, यहाँ तक ही लाया था, ऊपर तक उसका पेक्टोरियल जो टेंडन है वो ब्रेक हो गया, टेयर हो गया। और साथ ही साथ एट द सेम टाइम देखते हैं बाइसेप का जो टेंडन है यहाँ से टेयर हो जाता है। अलग अलग तरह की इंजरीज है। तो अगर इनको हमको देखना हो कि क्या नहीं करते हैं लोग, मोबिलिटी ड्रिल्स नहीं करते, क्या नहीं करते, इसके पीछे क्या चीज़ है और कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है इंजरी को? वार्म अप एक्सरसाइजेस भी ऐसी नहीं कि आप मतलब आधा आधा घंटा, पौना पौना घंटा सिर्फ वार्म अप ही कर रहे हो, ट्रेडमिल कर रहे हो, रोलर कर रहे हो, स्ट्रेचिंग कर रहे हो। वो चीज एट द एंड ऑफ वर्कआउट करोगे तो ज्यादा बेटर है। आप अगर जब आपका वर्किंग सेट शुरू होने वाला है या आपका वर्कआउट शुरू होने वाला है, आप उससे पहले सिंपली उस प्रॉपर जो तो आपका सेट है, जैसे बेंच प्रेस है, तो उसका एक खाली रॉड का एक सेट, हाई रेपिटेशन, 2.5 2.5 किलो हाई रेपिटेशन, ताकि आपका मसल वो एक फुलनेस आ जाए, ब्लड फ्लो बढ़ जाए उसमें, वो हीटअप हो जाए, तो इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। देन अगर सेम चेस्ट ही लगा रहे हो तो थोड़ा शोल्डर का भी वार्म अप करो, वार्म अप इन द सेंस कि उसकी भी थोड़ी मूवमेंट करो, रेजिस प्रेसिंग, ताकि क्योंकि वो कनेक्टेड मसल है, कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प ही करेगा। क्योंकि ज्यादातर यही शोल्डर की इंजरी होती है, उसकी वजह से लोग 3 3 4 4 महीने घर पे बैठ जाते हैं। तो जब एक पार्ट को ट्रेन कर रहे हो तो उसके साथ जो कनेक्टेड मसल्स हैं उसको थोड़ा थोड़ा लाइट वेट पे पहले 1 से 2 सेट
हाई रेपिटेशंस के छेड़ लो ताकि ब्लड फ्लो बढ़ जाए, हीट अप हो जाए। वो आपको बेनिफिट इस वे में देगा कि इंजरी नहीं होने देगा। और जो स्ट्रेचिंग वगैरह ये लोग स्टार्टिंग में वर्कआउट करते हैं, इसको एंड में रखो वर्कआउट के बाद, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ होगा बॉडी में, वो रिलैक्स, वो रिलीज हो जाएगा। जो मसल टाइट हुआ हुआ, हार्ड हुआ हुआ, आपको जो स्टिफनेस है वो ठीक हो जाएगी, चलने लायक हो जाओगे। लेग्स लगाइए तो स्टिफ हो जाती है लेग, तो स्ट्रेचिंग जो है उसके बाद ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड थिंग ये है कि डाइट को पूरे तरीके से फिर डाइट में घुस जाना। बॉइल्ड खा रहे हो तो फिर पूरा पूरा साल बॉइल्ड ही खा रहे हो। भाई फैट्स भी चाहिए बॉडी को फंक्शनिंग के लिए, घी, ड्राई फ्रूट्स, एग योक्स, ये भी चाहिए बॉडी को। इसकी भी थोड़ी बहुत लिमिट में तुम यूज करो, बेनिफिट ही देगा। इंजरी का सबसे मेन कॉज यही है कि लोग ये हेल्दी फैट्स जो है ना खाना बंद कर गए हैं इस चक्कर में कि नहीं हमारी बॉडी फैटी हो जाएगी। बट उनको ये नहीं पता कि हेल्दी फैट्स डालोगे तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारा डिपॉजिट फैट है उसको काटने में ही हेल्प करेगी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में वो इंसानों को, मतलब लोगों को पता नहीं है, बिगिनर्स को तो स्पेसिफिकली नहीं पता, चलो मैं मानता हूँ। बट जो इंटरमीडिएट या एडवांस है वो भी मतलब ऐसे हो गए कि भाई इसकी क्या जरूरत है हमें। भाई मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तुम पूरे कर रहे हो, प्रोटीन का, फैट्स ये पूरा कर रहे हो, माइक्रो कौन देगा बॉडी को, एब्जॉर्प्शन कौन कराएगा। मिथाइल कोबालामिन वगैरह ये चीजें आती हैं, क्या करती हैं। अच्छा ये डाइट खा रहे हो, उसने ब्लड सेल में रेड ब्लड सेल्स जो है प्रोटीन सिंथेसिस तो बढ़ा दिया। अब जो सेल अगर तुम्हारा छोटा बड़ा डेवलप होना शुरू हो जाएगा तो उसको कैसे ठीक करोगे। वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो उसको प्रॉपर एक सही तरीके से उसको बैलेंस करके रखेंगे। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो दिखते नहीं है कि क्या काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा काम उन्हीं का है, एक मसल बिल्ड करने में और एक फिजिक अचीव करवाने में। और लोगों को ये है ना कि हाँ भाई इसको खाया एक गोली से क्या हो जाएगा। मतलब डाइट की वे में भी तुम इस चीज को पूरा कर सकते हो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को, बट फिर कितना फ्रूट खाओगे और कितनी सब्जियां खाओगे। सिंपल एक मल्टीविटामिन की एक पिल खाओगे वो चीज पूरी हो जाती है, लेकिन लोगों को लगता है एक पिल क्या कर लेगी, वो जितना काम करेंगे तुम्हारी डाइट नहीं काम करेगी। ये रीजन है इसकी वजह से इंजरी होती है। और जैसे पूरा दिन वर्कआउट कर लिया, लोग पूरा दिन वर्कआउट करते हैं, ट्रेनिंग कर लेते हैं, लेकिन यंगस्टर्स का हम देखते हैं पूरी रात को जाग के 2-2 3-3 बजे तक अमित की तरह बैठ के मेरा फोन से मेरा मेरा काम होता है बस बेसिकली इसमें ये होता है कि कुछ टीनेजर होते हैं कि बोलते हैं कि हम पूरा दिन जिम में बैठेंगे तो हमारी ज्यादा बॉडी बन जाएगी। और दूसरी चीज, रोल ऑफ स्लीप। पूरा दिन वर्कआउट कर लिया, सब कुछ कर लिया, नींद करनी नहीं है, सुबह 3-3 4-4 बजे तक फोन चला रहे हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ा रहे हैं, नींद नहीं मिल पा रही है। तो रोल ऑफ स्लीप। एक और चीज है कि जब आप रेस्ट में होते हो ना मसल एक्चुअली तब आपका बनता है। आप जिम में मसल को सिर्फ ब्रेक डाउन कर रहे हो। न्यूट्रिशन और प्रॉपर स्लीप, रेस्ट, न्यूट्रिशन और रेस्ट, उसको दोबारा से हेल्दी टिश्यू जिसको बोलते हैं ना, अच्छा टिश्यू, मोटा टिश्यू, हार्ड टिश्यू बना के डेवलप करेगा। दोनों में से एक चीज भी मिस होगी ना, न्यूट्रिशन या रेस्ट, तो फिर आप बोलोगे रिजल्ट नहीं आ रहा। जिम भी कर रहे हैं, डाइट भी खा रहे हैं, या जिम भी कर रहे हैं, सो भी रहे हैं, रेस्ट भी ले रहे हैं, तीनों चीज बैलेंस में चलेगी तो तब जाके रिजल्ट आएगा, एक प्रॉपर मसल अचीव होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। सबसे बड़ी बात, ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन जब आप सोते हो तब होती है। दो दो जगह पे ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, एक फास्टिंग स्टेट में और दूसरा जब आप सोते हो। फास्टिंग आप सारा दिन कर नहीं सकते, हफ्ता पूरा कर नहीं सकते, खाओगे नहीं तो फिर लगेगा क्या, मसल कहाँ से बनाओगे। चलो हफ्ते में एक दिन आप फास्टिंग भी कर रहे हो, लिक्विड डाइट पे भी हो, आप अच्छी फास्टिंग कर रहे हो, सिर्फ लिक्विड डाइट ले रहे हो, जीएच की प्रोडक्शन आपने बढ़ा ली एक दिन के लिए, बाकी दिनों का क्या। नींद तो चाहिए ना, सोओगे नहीं तो फिर कहाँ से जीएच की प्रोडक्शन बढ़ेगी। फिर आजकल के जो छोटे बच्चे देख लो, जो ग्रोथ एयर्स हैं, इतने इतने नाटे नाटे रह जाते हैं, सोना नहीं है आजकल। मतलब 13-11-12 साल का बच्चा बाबू सोना करके करता है रात को, सही बात है। चलना वो भी नहीं आगे तक, लेकिन डाल है भाई। और नींद को प्रायोरिटी समझो rather देन उसको स्टडीज को प्रायोरिटी समझो। कोई सजेशन हमारी लेना लेकिन ये वाली सजेशन जरूर लेगा। अब ना बॉडी बिल्डिंग में भी शाइन पे आपको पता है बहुत सारी चीजें ना, अलग अलग चीजें लोग कर रहे होते हैं। मतलब कि जैसे कि अभी हमारे तरनगिल सर हो गए, तो उन्होंने बीच में मैगी में मैगी मैंने भी बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो बनाई थी कि ऐसे व्यूज के लिए और कुछ नहीं। तो मैगी खा के बॉडी बना रहे हैं, पंप क्रिएट करने के लिए वाइग्रा खा रहे हैं, शराब के साथ वर्क प्रोटीन पी रहे हैं, अलग अलग चीजें यूज कर रहे हैं। तो उस चीज के ऊपर क्या लगता है आपको? देखो सबसे पहली बात कि सबसे बड़ा तो तरुण गिल, उससे बड़ा उसका कोच, ठीक है। तरुण गिल अगर ये चीज बोले, चलो मैं, अगर वो कोच के अंडर नहीं होता और ये चीज बोलता तो फिर उसको गालियां ज्यादा देनी चाहिए थी। बट इस टाइम
तरुण गिल को गालियां कम देनी चाहिए और उसके कोच को ज्यादा देनी चाहिए जो उसको ये चीजें बता रहा है। अगर तो व्यूज के लिए कर रहे हैं, व्यूज के लिए बहुत कुछ होता है, उस चीज को मतलब मत मानो, मतलब कुछ छोटे ऐसा बच्चे ले लेते हैं ना उन चीजों को, वो चीज है। वो ये ना यूट्यूब पे जो चीज दिख रही, अब देखो मैं तुमको बोलूंगा भाई मैगी खाने से बॉडी बनती है, मैं बोल रहा हूँ, तुम तो खाओ यार, मैं तो ले लेंगे, हमारे 10 पैकेट ले आओगे, 10 पैकेट खाएंगे दिन के, बनती है बॉडी। बात वहीं पे आ जाती है कि एक बंदे ने एक फिजिक अचीव कर ली, थोड़ी बहुत ही नाटी माटी बना ली है, अब वो जो भी बोलेगा लोग मानेंगे, अपने दिमाग का यूज नहीं करेंगे, स्टडीज को नहीं पढ़ेंगे। मैं इतना कहता हूँ कि तुम अगर यूट्यूब पे कुछ देख रहे हो ना, उसको सीधा मत मान लो, उसके ऊपर रिसर्च कर लो, थोड़ी स्टडीज पढ़ लो, और लोगों के रिव्यूज भी ले लो जिन्होंने अगर वो चीज की है, खाई है या यूज की है। और वहां पे वो तरुण गिल है, वो 2 लाख रुपए की वाइन पी रहा है, यहाँ पे बंदे 50-50 रुपए का दुकान से लाके पियेंगे। अंदर से सब सिस्टम ही खराब हो जाएगा। स्टार्टिंग में हम जिम जाते थे तो हमको मतलब लोगों ने बोला था कि बियर और केले खाने से मसल बिल्ड होता है। हैं? चलो हमने तो वो चीज की नहीं, लेकिन जिन्होंने की वो तो इस टाइम अच्छे खासे नशेड़ी बन के बैठे हैं, वो तो बोतल बोतल पी जाते हैं आज के टाइम पे। वो है ना, लैक ऑफ नॉलेज और किसी की भी बातों में आ जाना, रिसर्च करना भी जरूरी है। रिसर्च से मुझे याद आया कि एक सदियों से चलता हुआ क्वेश्चन है कि जो सब बच्चों, जो टीनेजर्स जो है, उनके दिमाग में होता है कि क्या इजैकुलेशन करने से बॉडी पर फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। काफी लोगों के बड़े ओपिनियंस है इसके ऊपर, पड़ता है नहीं पड़ता है, आपको क्या कहना है? मेडिकल साइंस कुछ कहती है, बट मैं अगर सही चीज बताऊं तो मैं मेडिकल साइंस और आयुर्वेदा इन दोनों को साथ में लेके चलता हूँ। तो मेरे हिसाब से देखो, सेक्स और मास्टरबेशन ये दोनों अलग चीजें हैं। लोग इसको सोचते हैं सेम है, बट नहीं, ये सेम नहीं है, दोनों बहुत 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 ही ज्यादा अलग चीजें। तो कभी की नहीं। सेक्स इज गुड फॉर बॉडी, ठीक है, एक तरीके का कार्डियो होता है, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बढ़ती है, एक्चुअल में बढ़ती है, जो आपका जेनिटल एरिया उसकी मसाज होती है, तो वो कहीं ना कहीं हेल्दी है। वही जहाँ पे आप मास्टरबेशन कर रहे हो वो बिल्कुल अनहेल्दी है, बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी है। आपकी वेन्स वीक पड़ जाएंगे, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, एंड देन स्पर्म लीक आउट्स, ठीक है, वो लीकेज जिसको बोलते हैं। अपने आप थोड़ा सा भी कुछ भी देखा, इवन आप कहीं पे बैठे भी हो, अदर जेंडर को देखा हुआ, अदर जेंडर फुल कपड़ों में है, फिर भी वो चीज हो जाएगी। तो साइड इफेक्ट्स देख लो उस चीज के, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसके 1000 साइड इफेक्ट हैं, और अगर साइड इफेक्ट है तो फिर आप समझ सकते हो कि ये चीज बुरी है। वो मतलब बेसिकली इसमें एक बात ये है कि करना ही नहीं है बिल्कुल, कि ऐसे है कि कुछ वक्त वक्त टाइम पे डिपेंड करता है। भाई एक वो आता है नाम, अगर मतलब कोई अगर चाहेगा ना इस चीज को पढ़ना, सीमन रिटेंशन, हाँ। ठीक है, इसको पढ़ना अच्छे से, मतलब पूरा इसको ना एनालाइज करना, आपको पता लगेगा सीमन में पावर कितनी है। इसको अगर चैनलाइज करना सीख जाए ना बंदा, तो वो आपने नाम सुना होगा ज़्यूस का बेटा हरकुलिस, तो हरकुलिस बन सकते हो, सच में बन सकते हो। इसको अच्छे से यूज करना अगर आपको आगे, यूज कैसे, मतलब यूज इस वे में नहीं कि आप उसको कहीं पे दान कर रहे हो, अपने लिए यूज करो, किट ओनर बन जाओ। अपने लिए यूज करो। वो जो आपका बॉडी का फ्लो जो ऐसे जा रहा है ना, हाँ। अब जब आप उसको ध्यान देना बंद कर दोगे और दूसरी चीज की तरफ ज्यादा ध्यान लगाओगे, सीधी बात बोल रही, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे ना, तो वो जो ऐसे जा रहा है ना, जब वो वहां पे बन जाएगी ना, जब ब्लड वहां पे जाके जब स्पर्म बनेगा ना, तो वो स्पर्म फिर से ऊपर चढ़ेगा, और जब वो ब्लड में आएगा ना वो स्पर्म, तो सोचो कितनी पावर होगी उसमें। ऐसी चीज जो एक बच्चा बना सकती है, सोचो उसमें कितनी पावर होगी। तो यही था आज का बहुत ही अनस्क्रिप्टेड टाइप का पॉडकास्ट था। काफी सारी बातें की हमने शाइन भैया के साथ। कैसा लगा तुझे, पहले बात करते? यार मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, मैं तो फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ आपसे, तो मतलब कि लगा कि बड़े भाई से बात कर रहा हूँ अपने, काफी नया नया सीखने को मिला आपसे भी। तो होपफुली अगली एपिसोड में भी आपके साथ मिलने आए हम और बातें करें। और अगर तुमको किसी भी, जो भी ऑडियंस देख रही है, किसी भी तरह का सवाल है कि अगर आप पूछना चाहते हो, अगर हम कभी भी अगली बारी शाइन भैया के साथ बैठेंगे तो हम जरूर पूछेंगे। शाइन भैया, पहले आप इस जिम के बारे में, और आप क्या कोचिंग वगैरह देते हो? ये जो जिम है आरजी फिटनेस जिम एंड स्पा, ये रेहाड़ी में है, नियर सेल्फ केयर, बिहाइंड गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल। तो ये पूरा प्लाजा है, एसआर प्लाजा, उसके अंदर हमारी जिम है, आरजी फिटनेस जिम एंड स्पा। साथ में ही हमारा फूड प्लाजा भी है, यहाँ पे हेल्दी फूड वगैरह सब कुछ, यहाँ पे जिम ओरिएंटेड डाइट एंड रेस्टोरेंट, मतलब कैफे भी कह सकते हैं, और जिम वाली डाइट, सब कुछ यहाँ पे अवेल होता है। तो उसके अलावा यहाँ पे लाइक आप लगा लो कि अगर आपको फिट रहना है तब भी आपको गाइड किया जाएगा, आपको प्रोफेशनली खेलना है आपको तब भी गाइड किया जाएगा, दोनों में, पावर लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग। इवन यहाँ पे जो कोचेज हैं और जो ओनर हैं,
ओनर भी सर्टिफाइड है, मैं सर्टिफाइड हूँ, सीनियर कोच यहाँ पे मैं हूँ तो मैं सर्टिफाइड हूँ, जो जूनियर कोचेस हैं इवन वो भी सर्टिफाइड हैं। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हवा वाली नॉलेज दी जाएगी कि हवा में बात आई सुनी और बोल दी। जो चीज होगा साइंस बेस्ड होगा या कहीं ना कहीं एंशियंट साइंस बेस्ड होगा, दोनों को लेके चलते हैं हम लोग, तो रिजल्ट्स मिलेंगे। फॉलो करोगे, जैसा बोलोगे वैसे करोगे तो रिजल्ट्स मिलेंगे। वो हमारे पे हमने रिजल्ट्स कैसे लाने, जो बोलेंगे वो करो, फॉलो करो, नेचुरली बोल रहा हूँ, रिजल्ट्स मिलेंगे। अरे जम्मू की वन ऑफ द लग्जरियस जिम है, और अगर लग्जरियस जिम के हिसाब से इधर का फीस कितना? यहाँ पे आपको पड़ता 833 रुपये महीना, 10,000 रुपये साल का, अगर आप 10,000 रुपये साल का पैकेज उठाते हो। और अभी हसल फॉर मसल चैनल पे इधर की वीडियो डालूंगा, इस जिम को देखना कि कितनी लग्जरियस और कितनी बड़ी तरह की जिम है, हर एक तरह की फैसिलिटी है इस जिम के अंदर। और अभी के लिए हम इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। और कमेंट ज़रूर करना कि और शाइन भैया खुद वहाँ पे कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे कि कुछ क्वेश्चन होंगे आपको अगर, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।